कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और एक नए क्लेवर के साथ। नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया भावना। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुभाषितम के साथ। मृगाः मृगैः संगमुपव्रजन्ते गावश्च गोभिस्तुरङ्गास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। तो जो आज आपने शुभ विचार अभी देखा सुभाषितम में, आइए उसका अर्थ जान लेते हैं। हिरन स्वयं ही हिरणों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं और इसी प्रकार गाय अन्य गायों के साथ, घोड़े अन्य घोड़ों के साथ, मूर्ख व्यक्ति अन्य मूर्खों के साथ और गुणी व्यक्ति अन्य गुणी व्यक्तियों के साथ हो जाया करते हैं। वस्तुतः समान चरित्र, व्यवहार और स्वभाव वाले प्राणियों में स्वाभाविक रूप से आपस में मित्रता हो जाया करती है। बिल्कुल। और अगर हम खबरों की बात करते हैं तो जिस तरह से चुनावी शंखनाद हो चुका है और कल छत्तीसगढ़ में जो पहला राउंड है उसके लिए वोटिंग होनी है, उस पर रहेगी खास नजर। साथ ही साथ आईपीसी को लेकर जो आज बैठक होनी है, कौन कौन सी ऐसी बदलाव किए जाएंगे और किस तरह से अब ड्राफ्ट तैयार होगा जिस पर पहले बैठक में एक आम राय नहीं बन पाई थी, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बात होगी खेल जगत और कारोबार जगत से जुड़ी सुर्खियों की। लेकिन रुख सबसे पहले करते हैं टॉप स्टोरीज का। राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीट पर कल होने वाले मतदान के लिए किए व्यापक प्रबंध। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए जशपुर और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे जेपी नड्डा। तो वहीं आज से मध्य प्रदेश में शुरू होगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सभा। प्रियंका गांधी भी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस प्रचार की कमान। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश में नए कानून के मसौदे पर संसदीय समिति की बैठक आज। संसद के मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात खराब और दिल्ली में ग्रैब 4 लागू, ट्रकों का प्रवेश बंद। स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज तुर्की में गजा संघर्ष पर अपने समकक्ष से करेंगे बातचीत। इससे पहले इराक में भी ब्लिंकन ने इजराइल हमास संघर्ष रोकने पर की चर्चा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने रचा इतिहास। रांची में खेले गए मैच में जापान को 4-0 से हराकर अपने नाम किया खिताब। वहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दिल्ली में होगा श्रीलंका बांग्लादेश के बीच मुकाबला। कल कोहली के रिकॉर्ड शतक और जडेजा की गेंदबाजी ने भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिलाई विराट जीत। तो खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुनावी राज्यों से।
जनादेश में सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा चुनावों की, जहां के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। राज्य में 200 विधानसभा सीटें, चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटी रहीं और पूरी तरह देखभाल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन भरेंगे। उनके समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन भरने के बाद 7 नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत एक तरफ जहां लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी गहलोत सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जशपुर में होंगे। यहाँ 12:15 बजे उनकी एक रैली है, फिर 1:30 बजे के बाद रायगढ़ का वो रुख करने वाले हैं, जहाँ लैलूंगा में उनका जो है रथ यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो रैली करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले अब राजनीतिक दल वहां फोकस कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को 70 सीटों पर होना है। और चुनावी समर में अब आज से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो रही है। मायावती आज से मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं। चुनावी दौरे की शुरुआत 2 जिले अशोकनगर और निवाड़ी से कर रही हैं, जहां वो 2 जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने जीजीपी के साथ तालमेल किया है। समझौते के मुताबिक बीएसपी 178 सीटों पर और जीजीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमपी में बीएसपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 में रहा है। तब उस चुनाव की बीएसपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद 2013 के चुनाव में पार्टी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पिछले चुनाव में बीएसपी के 2 विधायक ही चुने गए थे। वहीं राजस्थान की घटना से सबक लेते हुए मायावती ने इस चुनाव में रणनीति बदली है। 2018 में बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस बार मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि बीएसपी अब बाहर से किसी का समर्थन नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर बीएसपी सरकार में शामिल होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली हैं और पार्टी के लिए चुनावी प्रचार भी। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी और इंदौर जिले में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता भी उनके साथ होंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक की ये पहली चुनावी जनसभा होगी। और अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय से आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेडी अन्ना प्रिस्टिपो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई है। जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद ये ईडी की कार्रवाई की गई है। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया है। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट और ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है कि इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका था।
बात आईपीसी से जुड़ी हुई। अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए लाए गए 3 नए विधेयकों के संसद के आगामी शीत सत्र में लाए जाने के आसार बढ़ गए। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे होने वाली है। इस बैठक में समिति विधेयकों से संबंधित मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। इसके बाद विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र में लोकसभा में 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित विधेयक पेश करते हुए कहा था कि अंग्रेजों के जमाने से कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, जबकि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, सुप्रभात आपको। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में अब जिस तरीके के बदलाव करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और आज मसौदा रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है, तो क्या अपडेट है आपके पास? क्या नया हो सकता है और क्या आने वाले सत्र में इन बिल्स को कानून का रूप दिया जा सकता है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है आज की, इस मायने में कि जब हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 कानून जो बेहद महत्वपूर्ण कानून है, जिससे हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति का उससे सरोकार है, वो है सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। हम जानते हैं कि ये कानून 17वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी के बीच में तैयार हुए और इन कानूनों की जो समीक्षा है, उसमें संशोधन है, समय समय पर होते भी रहे हैं। लेकिन सरकार एक बड़े मकसद के साथ कि अब हमें एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरी तरीके से भारतीय जो वातावरण है, भारतीय लोग हैं, भारतीय समाज है और भारतीय परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप उसको बनाया जाए, ना कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हुए थे जिसमें कि दंड का प्रावधान था, ना कि उसमें सुधार का प्रावधान हो। तो उस पूरे के पूरे प्रोविजन को एक कानून के माध्यम से रिप्लेस करके नए कानून के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगस्त के महीने में 11 अगस्त को ये लोकसभा में बिल लाया गया था और उस समय तमाम विपक्षी पार्टियों ने और उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन ने भी इस बात का संस्कृति दी थी कि क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विधेयक है तो इस पर क्यों ना जो स्थायी समिति है संसद की, उसके माध्यम से पहले इस पर गहन अध्ययन और चर्चा कर ली जाए। और इसमें होता क्या है कि इन समितियों के माध्यम से जो अलग अलग स्टेक होल्डर हुए, मान लीजिए इस कानून में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाएगा वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो कानून है और उनसे जुड़े हुए अपराधों के संबंध में जो कार्यवाही है और सजा का जो प्रावधान है, उससे ज्यादा जुड़े हुए ये कानून है। तो इसमें हमने देखा है कि जो बाल संरक्षण गृह के लोग हैं, महिला आयोग के लोग हैं, ये तमाम जो लोग हैं इनकी उनको बुला के समिति ने उनसे राय शुमारी की है, उनसे अपना पक्ष जाना है और जानने की कोशिश की है कि कानून में किस तरीके के बदलाव हो ताकि समाज में जो इन वर्गों के खिलाफ अपराध होते हैं उनके खिलाफ एक डेटरेंट तैयार हो और एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो। तो उसी लहजे में आज की जो बैठक है, हम जानते हैं कि अक्टूबर में भी ये बैठक हुई थी और उसमें कोशिश की थी समिति ने कि इस पर कोई अंतिम मसौदा तैयार कर लिया जाए। तब विपक्षी सांसदों ने कहा था कि इस पर और समय लिया जाए, चर्चा की जाए और जो स्टेक होल्डर है उनको और बुलाया जाए। तो देखना होगा कि आज क्या स्थिति बनती है, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 3 महीने का जो समय मिला है, ठीक बात, उस समय के हिसाब से नवंबर का महीना चल रहा है, तो समिति को इस पर रिपोर्ट भी दे। ऋषि, ये जो 3 कानून हैं, ये किन बड़े बदलावों की तरफ इशारा करते हैं और खास तौर पर राज्यों के लिहाज से किस नए युग की हम शुरुआत होने की बात करते हैं, खास तौर पर जब हम कानूनी क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं? तो देखिए, कानून एक ऐसा पहलू है जो किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक हर व्यवस्था को नियंत्रित तो करता ही है, बल्कि उसे आगे ले जाने का भी काम करता है। रूल ऑफ द लॉ जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी भी देश के विकास की धारा को आगे ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। और एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर अगर कानून का पालन सही तरीके से न हो तो कानून के होने न होने का कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं, तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिस समय ये महसूस किया गया कि कानून में कुछ न कुछ सुधार की जरूरत है, इसको ऐसा बनाए जाने की जरूरत है ताकि तत्काल
उस पर कार्रवाई हो सके। इसी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, उसमें संशोधन किए गए। खासतौर से जो बाल अपराध हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके खिलाफ अपराध होते हैं, रेप जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें ऐसा प्रावधान किया गया ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा। अगर न्याय किसी व्यक्ति को देर से मिलता है, कहा जाता है उस न्याय की कोई महत्व नहीं होता है। इसी वजह से इन कानूनों में सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि एक तो न्याय सुधार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे, दूसरा न्याय त्वरित हो। बिल्कुल। तो इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि समय बहुत अहम बात आप कह रहे ऋषि की कंडीशन में उसका उस प्रोसेस को पूरा करने की बात है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, न्याय सुधार हो और त्वरित हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जब बैठक होगी तब आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए नया सवेरा टीटी न्यूज़ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। इससे पहले चीफ जस्टिस ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा था कि यह देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन इस धार्मिक स्थल का स्वरूप कैसा था। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में? और अभी हमने शुक्रवार को देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई थी कि इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ना करके किसी और कोर्ट में की जाए, उसको भी इस सिरे से खारिज किया था। बिल्कुल आंचल, शुक्रवार का जो मामला था आप याद करें कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि जो सिंगल बेंच के सामने सुनवाई चल रही थी उसको बदलने का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वो ठीक नहीं है, उसको चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड देखने के बाद ही बेहद अहम टिप्पणी की थी कि जो भी निर्णय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने लिया है वो उन्होंने अपने अधिकार के क्षेत्र में लिया है, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसमें हमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अब जो मामला है आप याद करें कि शुरू से ही यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि उनको अनुमति दी जाए वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि उसके इतिहास में नहीं जाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई पर बेहद अहम टिप्पणी की थी कि हमें यह भी देखना होगा कि 1947 के वक्त क्या स्थिति थी, खास तौर से जबकि हिंदू पक्ष कहता है कि स्थिति स्पष्ट नहीं थी, विवाद तब भी था, मुकदमेबाजी तब भी चल रही थी। इसीलिए यह कहना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते हिंदू पक्ष का दावा खत्म हो जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। इसी पर आगे सुनवाई होगी, विस्तृत सुनवाई हो सकता है कि आज ना हो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट एक निश्चित दिन तय करे, क्योंकि मिसलेनियस डे जिस सोमवार और शुक्रवार को कोर्ट मामलों को एक सरसरी तौर पर देख करके एक टाइमलाइन निर्धारित करता है, पूरा विस्तार से सुनवाई नहीं करता है। ठीक बात विकास, लेकिन आज जिन पहलुओं पर अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है वो कौन कौन से ऐसे पहलू हो सकते हैं और दोनों पक्ष किस किस की कौन कौन सी अपनी दलीलें रख सकते हैं सामने?
देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ही दोनों पक्षों की दलीलें सुप्रीम कोर्ट आज सुन सकता है। फौरी तौर पर बहुत विस्तार से नहीं सुनेगा, क्योंकि बाकी मामले भी कोर्ट को आज सुनने होंगे। सोमवार को लंबी सुनवाई नहीं दी जाती आमतौर पर मामलों की। दूसरा, इसकी जो अहम सुनवाई चल रही है वो असल में वाराणसी कोर्ट में चल रही है, जहां याद करें कि ये इन महिलाओं को भी पहले सुप्रीम कोर्ट वाराणसी कोर्ट जाने के लिए कह चुका था, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट में हमने देखा कि अनुमति दी गई पूजा अर्चना की, सर्वे की बात भी मान ली गई और वो सर्वे का काम चल रहा है। वहां पर ज्यादा अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है, और क्योंकि अभी एक जो सर्वे की रिपोर्ट तैयार होनी है, वो सारी एक्टिविटीज वहां चल रही हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से नहीं दिखता है, क्योंकि 17 नवंबर तक वहां अनुमति दे दी गई है एएसआई को अपने सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। तो अभी जो स्टेटस को है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा ये मुश्किल दिखता है। विकास, लेकिन इस टिप्पणी को कोर्ट की कैसे देखा जाए, जब कोर्ट ने ये कहा कि ये देखना होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो लगातार बात दोनों पक्ष कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद उस जिस ज्ञानवापी की हम बात करें वहाँ का जो मूल स्वरूप था वो क्या था, इस टिप्पणी को इस केस के लिहाज से किस तरह से जोड़ के देखा जाए? देखिए, कोर्ट की टिप्पणी इस हिसाब से आई थी कि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा था कि ये जो दावा किया जा रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, ये ज्ञानवापी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारा तब भी ये कहना था, विवाद उस वक्त भी था कि ये मूल रूप से एक मंदिर है, हिंदुओं का पूजा स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है हिंदुओं के लिए धार्मिक तौर पर। तो वो विवाद तब भी था। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप दोनों की ही दलीलें हैं कि 47 के समय आपका राइट था वहां पर पे, लेकिन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। यानी जब जो पूरा, चाहे वो उस समय अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही थी तो उसको लेकर के अदालतों में जो चीजें दाखिल की गई थी वो रिकॉर्ड क्या है, क्या आवेदन जरूर दिए गए होंगे जिला प्रशासन को तत्कालीन, इन सब का रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकती है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई, जहां वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आरकेपुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज किया गया है। हालात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में ग्रैप 4 लागू किया गया। ग्रैप 4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग गई। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद किया गया है। साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर। तापस, सुप्रभात। तो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण अब लगातार बहुत ही खराब श्रेणी में लगातार बना हुआ है और ग्रैप 4 भी लागू हो गया है। प्राइमरी स्कूल भी 10 नवंबर तक अब बंद कर दिए गए हैं। अगर सरकारी जो ऑफिसेज हैं उसकी बात करें तो वो भी बात हो रही है कि वो भी 50% जो है अटेंडेंस हो जानी चाहिए। तो आगे किन किन नियमों को बदला जा सकता है और अभी किस हालात में हम खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा इस वक्त दिल्ली का हाल क्या है। दिल्ली का हाल इस वक्त है, जो AQI है वो 471 है ओवरऑल। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये सफ़र ऐप है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि इस वक्त 471 जो इस दिल्ली में AQI लेवल है। PM 2.5 जो है बहुत सीवियर कैटेगरी में। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ में जो नई दिल्ली में है। कर्तव्य पथ के पीछे यहाँ पे ये जो पीछे की जो इलाका है वो है जो राष्ट्रपति भवन का
इलाका। आप देखिए पूरा धुंध से एकदम घिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा धुंध है। और मैं ये इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो इस वक्त जो ये सिचुएशन है वो इसलिए ज़्यादा भयावह हो रही है क्योंकि 35% ये जो स्मॉग है वो स्टबल बर्निंग से आ रहा है। और ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वेदर तो है ही, जो इस वक्त जो वेदर आ रहा है वो इस वक्त दिक्कत तो दे ही रहा है क्योंकि हवा चल नहीं रही, अपर एटमॉस्फेयर में जो हवा चलती है वो इस वक्त चल नहीं रही है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से एक तरह से बायोमास बर्निंग जिसे कहते हैं कि वो जो चल रहा है उस खासतौर से जो आसपास के राज्य हैं वहां पे, तो इस वजह से ये जो स्थिति है वो इस वक्त इतनी भयावह हो चुकी है। अगर बारिश होती है या फिर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन थोड़ा ठीक होता तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। और अगले कुछ दिनों में भी जो हमें बताया गया इस वीकेंड तक ये जो अगले 2-3 दिन है वो भी हमें बताया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो ये अभी तक का हाल है। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। ग्रैब 4 बेसिकली कहता है कि आप बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, वो एक तरह से डिटरमेंटल है, एक तरह से रोका जाता है वो करने के लिए। इससे पहले ग्रैब 1, 2, 3 कंटिन्यूसली लागू किया गया था। तापस, पहले हम कहते थे कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं इस हालात को देखते हुए दिल्ली है मजबूत फेफड़े वालों की। मेरा सवाल ये है कि ये जो सिचुएशन है हम इससे 2-4 हर साल होते हैं। आपका इस तरह से हमसे बात करना पिछले साल भी जारी था। क्यों जो दिल्ली सरकार है वो देर से जागती है? उनको जगाने के लिए एक नॉकिंग चाहिए। अगर ये सब होना था तो उससे पहले उनकी तैयारी पुख्ता क्यों नहीं थी? अब हम देख रहे हैं सड़कों पर किस तरह से वाटर स्प्रिंकलर्स के ज़रिए इस स्मॉग को कंट्रोल किया जा रहा है। ये तैयारी पहले क्यों पुख्ता नहीं की गई और किस लिए अब ख़ास तौर पे बच्चे बुजुर्गों के लिए ये, और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है? बहुत सही सवाल है आपका आंचल। ये हर बार का ये हो रखा है। ये अगर हम पिछले 5-6 साल से अगर देखें या फिर उससे पहले से हम लोग आपको देखने को मिलेगा कि ये कंटिन्यूस ये एक सिचुएशन दिल्ली में खास तौर से ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, इन तीनों महीनों में हमेशा ये देखने को मिल रहा है। हर बार ये बोला जाता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं ये फिर भी कहूँगा, हम जैसे मैंने जब बात किया था नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम चेता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हर साल हम उनको बताते हैं कि ये इस वक्त ये किया जाना चाहिए। तो लेकिन जब तक मतलब खुद से वो लोग जो स्टेट गवर्नमेंट खास तौर से जैसे मैं कह रहा हूँ दिल्ली, पंजाब, ये अगर हम लिस्ट निकाले, अगर हम एक वो बनाए कि कौन कौन से स्टेट्स में ये जो बायोमास बर्निंग के ज़रिए होता है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पंजाब में सबसे ज़्यादा, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इनको अगर मिला लिया जाए उनसे डबल ये पंजाब में होता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट पे हमेशा एक आरोप लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दिल्ली की जो सरकार है, पंजाब की सरकार है, ऑलमोस्ट एक ही पार्टी की है। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो दूसरी स्टेट है तो वो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। और हर बार ये बात ऐसे नहीं है कि ये इस साल ये दिक्कत आ रही है या पिछले 2-3 साल से आ रही है। हाँ, हालांकि ये बात कहनी ज़रूरी है कि पिछले सालों के मुताबिक एक पॉल्यूशन के लेवल में ज़रूर कमी देखने को मिली है। इन टर्म्स ऑफ बायोमास बर्निंग के जो केसेस हैं उनमें ज़रूर कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी वो इतना ज़्यादा है कि ये जो हालत है ये सारा एक तरह से मिलके बनाया जा रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बायोमास बर्निंग करीब 35% से ज़्यादा बायोमास बर्निंग की जो केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा जो वेदर कंडीशन है इस वक्त, जो हवा नहीं चल रही, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट किया है। जब साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट करता है उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी हवा का जो चलन है वो उतना नहीं होता, उसकी वजह से एक स्टेबल हो जाता है। तो ये PM 2.5, PM 10 जो है वो एक तरह से हवा में ही रह जाते हैं और उसी का नतीजा और इसके साथ जो बायोमास बर्निंग का नतीजा है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम बंद होने के लिए घर पर मजबूर हैं और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरना ज़रूरी है सभी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द ही और ज़्यादा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आप भी अपना ध्यान रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। तो
कोशिश यही है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे बिल्कुल हैं आंचल। तो मास्क लगा कर जाए अगर आपका जाना ज़रूरी है। लेकिन हमारी उम्मीद और एक अच्छी कोशिश ये कि ये जल्द सुधर जाए। जी, जैसे कि तापस ने भी बताया, अगले 2-3 दिन तक तो आंचल इस तरीके के हालात बदलने नहीं वाले, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले कुछ दिनों में AQI के सुधरने के अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पहली ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बैठक आज IIT गांधीनगर में होगी। AIESC 2011 में स्थापित एक द्विराष्ट्रीय निकाय है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान साझेदारी की रणनीतिक दिशा को तय करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रैंडन ओकॉनर संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आइए रुक करते हैं एक बार फिर से सुर्खियों का। जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं वो देख सकते हैं कि इस वक्त खास खबरें क्या हैं। राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीट पर कल होने वाले मतदान के लिए किए व्यापक प्रबंध। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए जशपुर और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे जेपी नड्डा। तो वहीं आज से मध्य प्रदेश में शुरू होगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सभा। प्रियंका गांधी भी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस प्रचार की कमान। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश के नए कानून के मसौदे पर संसदीय समिति की बैठक आज। संसद के मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की हालत खराब। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू, ट्रकों का प्रवेश बंद, स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज तुर्की के गजा संघर्ष पर अपने समकक्ष से करेंगे बातचीत। इससे पहले इराक में भी ब्लिंकन ने इजराइल हमास संघर्ष रोकने पर की चर्चा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने रचवाया इतिहास। रांची में खेले गए मैच में जापान को 4-0 से हराकर अपने नाम किया खिताब। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दिल्ली में होगा श्रीलंका बांग्लादेश के बीच मुकाबला। कल कोहली के रिकॉर्ड शतक और जडेजा की गेंदबाजी ने भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिलाई विराट जीत। और अब बात हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। तो आइए सीधे अपने न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी संध्या शर्मा वहां मौजूद हैं। संध्या, सुप्रभात। तो अगर समाचार पत्रों की बात की जाए तो आज किन प्रमुख खबरों को अखबारों में जगह मिली है? जी सुप्रभात आंचल और भावना। अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो आज से खुले बाजार में आटा 27 रुपये प्रति किलो बिकेगा, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। दरअसल त्योहारी सीजन की रंगत फीकी ना पड़े और महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और जिसकी शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करने वाले हैं। आपको बता दें कि गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से ये आशंका थी कि कहीं आटे के दाम में भी बढ़ोतरी ना हो, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाया है और इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। आपको बता दें कि खुले बाजार में जो बगैर ब्रांड का आटा होता है वो 35 से 36 रुपये प्रति किलो मिल रहा है और जो ब्रांडेड आटा है वो 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आज जो सरकार इस पहल की शुरुआत करेगी, इसमें 8 से 10 रुपये प्रति किलो लगभग ये सस्ता आटा मुहैया कराया जाएगा। नेफेड के
के माध्यम से इससे पहले भी सरकार ने प्याज, दाल और टमाटर की कीमतों को, बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए जनता को मुहैया कराया था सस्ते दामों पर। अगली खबर की बात करें तो ये है महिला सैनिकों से जुड़ी हुई, जिसे प्रस्ताव को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है और महिला सैनिकों को अब समान रूप से मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसकी वजह यह है कि सेना में जो महिलाएं होती हैं उनकी पेशेवर जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी दोनों के बीच संतुलन बना रहे, इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगली खबर की बात करें तो ये है सीमा की सुरक्षा से जुड़ी हुई, जिसे जनसत्ता अखबार ने आज अपने पहले पेज पर लिया है। अब तक हमने देखा है कि सीमा सुरक्षा बल सीमा की सुरक्षा करता है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल ने अब एक और पहल की है मधुमक्खियों की। जी हाँ, मधुमक्खियों की बाड़ बनाई जाएगी और इससे स्थानीय लोगों को जहां रोजगार मिलेगा तो साथ ही साथ जो अवैध तस्करी होती है, मवेशियों की हो या फिर सोना चांदी या नशीले पदार्थों की हो, उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तो ये बीएसएफ ने आयुष मंत्रालय के साथ एक पहल की है और ऐसे पौधे भी लगाए जाएंगे जिससे मधुमक्खियां वहां पर बढ़ सके। अगली खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है, जो कि लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। आज सभी अखबारों ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए इसे हेडलाइन के साथ प्रमुखता से लिया है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि अस्पतालों में 30% मरीज बढ़े थे, लेकिन अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और 40% मरीज अस्पताल में प्रदूषण की वजह से बढ़ रहे हैं। और इसके बचाव के तरीके भी लगातार डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकला जाए, वॉक पर ना निकला जाए, अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखे जाए, मास्क पहनकर बाहर निकला जाए। अगली खबर की बात करें तो ये भी प्रदूषण की वजह से जो तितलियों पर भी प्रभाव पड़ा है उससे जुड़ी खबर है, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने लिया है। दरअसल एक गणना की गई जिसमें 75 प्रजातियों की जो तितलियां हैं उन पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है। हम जानते हैं कि बहुत सारे फूलों का परागण करके तितलियां पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन देखा गया इस गणना के माध्यम से कि तितलियां भी 11 बजे के बाद ही बाहर निकल रही हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं पर्यटन से जुड़ी हुई खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर की वादियों से जुड़ी हुई है और हरी भूमि ने आज इसे प्रमुखता के साथ लिया है और बताया है कि पर्यटकों की संख्या लगातार यहां बढ़ रही है। 2023 के पहले 8 महीनों के आंकड़े बताए गए हैं, जिसमें 1.3 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे और यह आंकड़ा साल के अंत तक 2 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है, जो कि बताता है कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से शांति के हैं और वहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार किस तरह से बढ़ रही है। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। तमाम अखबारों से आप हमारे लिए मेहनत करके इतनी बेहतरीन सुर्खियाँ समेट कर लाई। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार जानेंगे दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास अन्य खबरें। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नया सवेरा में और अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले बात इजराइल और हमास में हो रहे संघर्ष से जुड़ी हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक के बाद अब अंकारा पहुंचे हैं। यहां वो अपने तुर्की समकक्ष हकन फिदान के साथ गाजा संघर्ष पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन के आने से कुछ घंटे पहले ही फिलिस्तीनी समर्थक रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवासीय परिसर वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बिना किसी पूर्व योजना के इराक का भी दौरा किया। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच इजराइल हमास संघर्ष को रोकने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक बगदाद में अल सुदानी के साथ ब्लिंकन की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इजराइल और हमास के बीच बीते 3 सप्ताह से अधिक का समय जो देखा गया उसमें जंग जारी है। डीडी न्यूज़ युद्ध पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। देखिए इजराइल के जूडिया डेजर्ट में मौजूद डीडी न्यूज़ संवाददाता अमृतपाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई लगातार और तेज कर दी है और भीषण कर दी है। युद्ध और भीषण हो चुका है। अभी तक इजराइल कहता है कि वो 12,000 से ज्यादा टारगेट्स को अटैक कर चुका है। कल के पूरे दिन में कम से कम 3,000 टारगेट्स पे अटैक हुआ, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप गाजा पट्टी में और वहीं अल बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी अटैक हुआ। उधर हमास कह रहा है कि स्कूल और अस्पतालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। वहीं कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। इजराइल का कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड वो जाने देगा, पर किसी तरह का ह्यूमैनिटेरियन पॉज या सीज फायर का कोई सवाल नहीं उठता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कि यहाँ हैं इस रीजन में, उन्होंने अलग अलग नेताओं से मीटिंग की। परसों उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग की, फिर अरब के लीडर्स जिसमें जॉर्डन के किंग थे, लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और कल उन्होंने रामल्ला में मीटिंग की महमूद अब्बास के साथ। उसके बाद वो तुर्की गए जहां उन्होंने मीटिंग की रेसेप तय्यिप एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति के साथ। क्लियरली अरब लीडर्स और महमूद अब्बास जो फलस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को यह कहा कि आप सीज फायर करवाएं। वहीं ब्लिंकन ने सीज फायर पर कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि हालांकि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पॉज या कुछ देर के लिए जंग रोकने का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति बाइडेन के कहने के बाद उनका मैसेज लेके आए थे, पर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सीज फायर का तो सवाल नहीं उठता, ह्यूमैनिटेरियन पॉज भी नहीं होगा। तो यहां युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और अब सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये है कि कहीं ये जंग, ये युद्ध, ये संघर्ष रीजनली एस्केलेट ना कर जाए और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्ला, हाउतीज जो लगातार इजराइल पे गोले दाग रहे हैं, वो कहीं पूरी तरह जंग में ना उतर आए और ये एक रीजनल जंग ना बन जाए। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़। तो अभी हमने देखी अमृतपाल की एक खास रिपोर्ट जूडिया डेजर्ट से, और अब हम बात करते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल। अमृत, जिस तरीके से अब इजराइल और हमास का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से अब आगे जा रहा है ये संघर्ष, और जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रही हैं, ब्लिंकन भी लगातार लीडर से बात कर रहे हैं, अब आगे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बंधकों को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कतर के थ्रू मीडिएशंस हो रही हैं, जिसमें हालांकि ना इजराइल ना हमास मान रहा है कि वो इन्वॉल्व है, पर वो क्लियरली इन्वॉल्व है। वहीं अमेरिका इन्वॉल्व है, कुछ और देश इन्वॉल्व हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री दोहा में थे। तो क्लियरली वो सब लोग जो कंट्रीज जिनके बंधक, जिनके नेशनल्स बंधक हैं, वो सब इन्वॉल्व हैं। नेगोशिएशंस हो रही हैं, पर पहले ये खबरें आ रही थी कि नेगोशिएशंस अच्छी स्टेज पर हैं, पर अब कतर के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आई है कि नेगोशिएशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल अपनी मिलिट्री सैन्य कार्रवाई नहीं रोक रहा। हमास क्लियरली ये नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है कि पहली बात सीज फायर हो, दूसरी बात जो उनके प्रिजनर स्वैप हो, जो उनके कैदी इजरायली जेलों में बंद हैं वो छोड़े जाएं, तो फिर वो हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। उनकी कुछ लॉन्ग टर्म डिमांड्स भी हैं कि इजराइल अपनी ऑक्यूपेशंस वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स बंद करे और सेटलमेंट्स ना बनाए। जो गजा पर 17 साल से सीज है वो हटाए, वहाँ से लोगों की आवाजाही खोली जाए, ये सब। पर वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया कि सैन्य कार्रवाई वो रोकेगा नहीं। उन्होंने अमेरिकन को साफ मना कर दिया, एंटनी ब्लिंकन यहाँ थे, कि आप सीज फायर तो छोड़ दें, ह्यूमैनिटेरियन पॉज का ख्वाब भी ना लें, वो हम अपनी मिलिट्री एक्टिविटी जारी रखेंगे। तो क्लियरली दोनों की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, तो ये दिक्कतें बढ़ा रहा है नेगोशिएशंस में, पर नेगोशिएशंस के प्रयास ऑन हैं। वहीं बेंजामिन
नेतन्याहू के लिए कल एक थोड़ी मुश्किल ये बढ़ गई कि लोग जो परिवार हैं बंधकों के, वो लोग उन्होंने नेतन्याहू के घर के बाद टेल अवीव में प्रदर्शन किया और कहा कि इजरायली सरकार बंधकों का अभी तक नहीं छुड़ा पाई है। 1 महीना हो गया जिसमें बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो रेस्टिव हो रहे हैं लोग यहाँ पर वहीं जो बेंजामिन नेतन्याहू की वो कैबिनेट है वो किसी तरह के भी संकेत नहीं दे रही कि इजराइल इस अपनी जो अड़ीग पोजीशन है मिलिट्री सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने को तैयार है। इनफैक्ट उनका ये कहना है कि जितना प्रेशर हमास पे बढ़ेगा मिलिट्री कार्रवाई के द्वारा, उतना ही हमास ऐसी स्थिति में होगा, एक वीकेंड हमास स्थिति में होगा जहां वो अपनी टर्म्स पर नेगोशिएशंस कर पाएंगे। इसलिए सैन्य कार्रवाई हॉस्टेजेस या बंधकों को छुड़ाने के बदले में बिल्कुल नहीं की जाएगी। ठीक, चलिए आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी बंधकों को बचाने के प्रयास लगातार लेते रहेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है कारोबार जगत से जुड़ी खबरों को देखने का। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। आज से सरकार खुले बाजार की तुलना में सस्ते दाम पर भारत ब्रांड आटा बेचने की शुरुआत करने जा रही है। आटे की कीमत 27.5 रुपये प्रति किलो होगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। सरकार ने 29.5 रुपये प्रति किलो मिलने वाले आटे में 2 रुपये घटाए हैं। अभी खुला आटा 35 रुपये और ब्रांडेड आटा 40 से 55 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट के माध्यम से 10 और 30 किलो की पैकिंग में करेगी। सरकार का मकसद खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करना है। देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरें आप फटाफट अंदाज में। देश में बिजली खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिजली खपत अप्रैल-अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 9% से ज्यादा बढ़कर 984.39 अरब यूनिट रही। भारत की स्टार्टअप यात्रा और इसके प्रभावशाली विकास पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने 7 वर्षों के भीतर 1,15,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं। नीति आयोग आज समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। G20 के नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में चर्चा किए गए विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली 10 फीडर विषयगत कार्यशालाओं की श्रृंखला का ये एक बड़ा हिस्सा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था आज 80 अरब डॉलर है। केवल 9 सालों में यह 8 गुना बढ़ी है। 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर थी। खबरें खेल जगत से अब। भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार जीता है खिताब। मौजूदा चैंपियन जापान को 4-0 से हराया है। आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को रखा बरकरार। दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर जीत की 8वीं जीत हासिल। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर रचा इतिहास। कोहली ने वनडे में सबसे अधिक 49वां शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन की पारी खेली। उन्होंने 289वें मैच के 277वीं पारी में 49 शतक लगाने का कारनामा किया। आईसीसी विश्व कप में आज सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों की कोशिश मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति को सुधारने पर होगी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कोस्टल रोइंग को जगह मिली है। राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी के इंडियन राउंड में मणिपुर की महिला टीम
ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मणिपुर की तीरंदाज मलेश्वरी देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह ने राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया है। अभय सिंह ने फाइनल में सेथिल कुमार को हराने में सफलता पाई है। और अब खबरें सिनेमा जगत से। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन पठान और कबीर के रूप में कैमियो करेंगे। फिल्म दीवानगी रिलीज के 21 साल बाद निर्देशक अनीस बज्मी और अजय देवगन सीक्वल के लिए फिर से साथ आने की बना रहे हैं योजना। सेल्विन राज जेवियर की फिल्म कंजूरियन कनप्पन के ट्रेलर को लियो के निदेशक लोकेश कनकराज ने शेयर किया है। मार्वल की इको सीरीज जनवरी 2024 में डिज्नी हॉटस्टार पर होगी रिलीज। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर करेंगे होस्ट। यह एक डॉक्यू सीरीज है जो पूरे भारत के अनोखे इतिहास तथ्यों को करेगी उजागर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत बीटल्स फैंस को मिला अनोखा तोहफा। 4 दशकों के बाद नाउ एंड देन नामक मशहूर बैंड का आखिरी गाना हुआ पूरा। कमल हासन की 1996 में आई इंडियन का दूसरा पार्ट इंडियन 2 जल्द बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। इंडियन 2 का टीजर अब रिलीज हो चुका है। चलिए, तो ये तो दिखाई हमने आपको खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से, लेकिन अब बात करते हैं आज के योग सूत्र से जुड़ी हुई। चलिए, तो आप बात अगर करते हैं योग सूत्र की, जहां हम आपको रोज योग क्रियाएं सिखाते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ बनाती हैं। आज पाचन क्रिया को दुरुस्त किन योग क्रियाओं के जरिए किया जाएगा, जानते हैं आज के योग सूत्र की इस महत्वपूर्ण कड़ी में। नमस्ते, मैं नेहा जैन। तो आज सीखेंगे 2 ऐसे आसन जो कि ट्विस्टिंग और कंप्रेशन करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। हमारा पहला आसन है योग मुद्रा। प्रेग्नेंट विमेन, स्लिप डिस्क, हाइपरटेंशन या कार्डियक ट्रबल्स हो तो इस आसन को ना करें। हमारे लेफ्ट हाथ से हमारे राइट हाथ की रिस्ट को इस तरह से पीछे ले जाके होल्ड करना है। अपनी जगह पे सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे और अपने हेड को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर से सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को राइट नी की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ के कुछ समय यहाँ रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को लेफ्ट नी की तरफ लेके जाएंगे। कुछ समय सांस छोड़ के यहाँ रुकेंगे। फिर से सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। हमारा दूसरा आसन है कोणासन। इसके लिए हम पैरों में 3 फुट का डिस्टेंस लाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को खोलेंगे, राइट साइड पे देखेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने राइट हाथ को लेफ्ट टो की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए यहाँ कुछ समय रुकेंगे। फिर नीचे देखते हुए, हाथों को देखते हुए वापस अपनी जगह पे जाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे देखते हुए लेफ्ट हाथ को सांस छोड़ते हुए राइट टो की तरफ लेके जाएंगे और फिर ऊपर देखते हुए सांस छोड़ेंगे और कुछ समय यहाँ रुकेंगे। लेफ्ट हाथ को देखते हुए धीरे से उसे वापस अपनी जगह पे लाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए हम चलते हैं हमारी गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र के पास। नमस्कार। आजकल पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो रही है, चलना बहुत जरूरी है। बीच बीच पे चलते रहिए काम करते वक्त। जरूरी है कि खान पान में थोड़ा ध्यान दें। पेट को एक तो अंदर बाहर करना जरूरी है। खाने पीने में दही जाना चाहिए, छाछ लेनी ही चाहिए, नींबू पानी लीजिए, खाने में अदरक लीजिए,
पपैया, पाइनएप्पल जैसे फल लीजिए, पाचन शक्ति अच्छी हो ही जाएगी। नमस्कार। तो योग सूत्र के बाद आइए अब नजर डालते हैं मिजाज मौसम की। और मौसम की अगर बात की जाए तो भारी से अत्यधिक भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। वहीं तेज़ हवाओं के साथ बिजली कड़कने की आशंका है। अगर बात की जाए यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, साथ ही साथ तेज़ हवाएं 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्षद्वीप में चल सकती हैं, इसीलिए मछुआरों को वहाँ ना जाने की सलाह दी गई है। और आइए अब रुख करते हैं तमाम राज्यों का, देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपके लिए चलते हैं न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर, जहां मौजूद हैं स्नो लेपर्ड के शावक लोगों को खूबसूरत आकर्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।